आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक नगर की ओर जिसकी पहचान सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि आस्था के नक्शे में सबसे ऊपर है। अहियापुर में रहा था, फिर धीरे धीरे इन नदियों के स्थान में परिवर्तन आया। अतरसुइया, अत्रि और अनसुइया प्रयागराज का सबसे पुराना मोहल्ला है जो अकबर के समय से पहले से ही विद्यमान था। खुलदाबाद जहांगीर के समय में आबाद हुआ। दारागंज दारा शिकोहा के नाम पर कायम हुआ। कटरा औरंगजेब के समय में जयपुर के महाराजा सरवाई सिंह ने बसाया था। बांध के नीचे गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष माघ में और छठवें तथा 12वें वर्ष अर्धकुंभ और कुंभ के अवसर पर समग्र देश के विभिन्न अंचलों से करोड़ों लोग यहां स्नान के लिए आते हैं। ज्ञात इतिहास के अनुसार यह भूभाग पर महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ की तरह विद्यमान रहा है, जो 3000 ईसा पूर्व था। 600 ईसा पूर्व में वर्तमान प्रयागराज जिला के भागों को आवृत करता हुआ एक राज्य था। इसे कौशाम्बी की राजधानी के साथ वत्स कहा जाता था, जिसके अवशेष आज भी प्रयागराज के पश्चिम में स्थित है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इस पवित्र नगरी की 3 बार यात्रा की थी। इससे सिद्ध होता है कि तब यह क्षेत्र एक नगर के रूप में विकसित था। इस क्षेत्र के मौर्य साम्राज्य के अधीन आने के पश्चात कौशाम्बी को अशोक के प्रांतों में से एक का मुख्यालय बनाया गया था। उसके अनुदेशों के अधीन 2 अखंड स्तंभों का निर्माण कौशाम्बी में किया गया था, जिनमें से एक बाद में प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया था। मौर्य साम्राज्य की पुरातन वस्तुएं एवं अवशेषों की खुदाई जिले के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान भीटा से की गई है। मौर्य के पश्चात शुंगों ने वत्स या प्रयागराज क्षेत्र पर राज्य किया। यह प्रयागराज जिले में पाई गई शुंगकालीन कलात्मक वस्तुओं से सिद्ध होता है। शुंगों के पश्चात कुषाण संता में आए कनिष्क की एक मुहर और एक अद्वितीय मूर्ति लेखन कौशाम्बी में पाई गई। कौशाम्बी, भीटा एवं झूसी में गुप्त काल की वस्तुएं मिलता इसकी प्राचीनता का सिद्ध करता है। अशोक स्तंभ के निकाय पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की पंक्तियां खुदी हुई है, जबकि झूसी में वहां उसके पश्चात नामित समुद्र को विद्यमान है। गुप्तों के पराभव पर प्रयागराज का भविष्य विस्मृत हो गया। हिरवेनसांग ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज की यात्रा की थी और प्रयाग को मूर्ति पूजकों का एक महान शहर के रूप में वर्णित किया था। 1540 में शेरशाह हिंदुस्तान का शासक बना। 1557 में झूसी एवं प्रयाग के अधीन ग्राम मरकनवल में जौनपुर के विद्रोही गवर्नर और अकबर के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। विजय के उपरांत अकबर एक दिन में ही प्रयाग आया और वाराणसी आने के पूर्व 2 दिनों तक यहाँ विश्राम किया। अकबर वर्ष 1575 में पुनः प्रयाग आया और एक शाही शहर की आधारशिला रखी, जिसे उसने इलाहाबाद कहा। अकबर के शासन के अधीन नवीन शहर तीर्थ यात्रा का अपेक्षित स्थान हो गया था। अब जानते हैं प्रयागराज का अर्थ कैसे और क्यों रखा। इसका नाम इलाहाबाद। प्रयाग का अर्थ, प्र का अर्थ होता है बहुत बड़ा तथा याग का अर्थ होता है यज्ञ। प्रकृष्टो यज्ञो अबुधंत्र ततेव प्रयाग, इस प्रकार इसका नाम प्रयाग पड़ा। दूसरा वह स्थान जहाँ बहुत से यज्ञ हुए हों। ब्रह्मा ने किया था यज्ञ। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित भगवान विष्णु, यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पास बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था, जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। यह आज भी विद्यमान है, अमर है अक्षयवट। औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए। इसे खुदवाया, जलवाया, इसकी जड़ों में तेजाब तक डलवाया, किंतु वर प्राप्त यह अक्षयवट आज भी विराजमान है। आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाने के चिन्ह देखे जा सकते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने इसकी विचित्रता से प्रभावित होकर अपने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है। प्रयागराज कैसे बना इलाहाबाद। आपको बता दें कि इस देवभूमि का प्राचीन नाम प्रयाग ही था, लेकिन जब मुस्लिम शासक अकबर यहाँ आया और उसने इस जगह के हिंदू महत्व को समझा, तो उसने इसका नाम 1583 में बदलकर अल्लाह का शहर रख दिया। मुगल बादशाह अकबर के राज इतिहासकार और अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल बिन मुबारक ने लिखा है कि
1583 में अकबर ने प्रयाग में एक बड़ा शहर बसाया और संगम की अहमियत को समझते हुए इसे अल्लाह का शहर इलाहाबाद नाम दे दिया। जब भारत पर अंग्रेज राज करने लगे तो रोमन लिपि में इसे इलाहाबाद लिखा जाने लगा, जो बाद में बिगड़कर इलाहाबाद हो गया। परंतु इस संबंध में एक मान्यता और भी है कि इला नामक एक धार्मिक सम्राट जिसकी राजधानी प्रतिष्ठा नूपुर थी के वास के कारण इस जगह का नाम इलाहाबाद पड़ा, जो अब झूसी है। कालांतर में अंग्रेजों ने इसका उच्चारण इलाहाबाद कर दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम उसने दीने इलाही रखा। कहते हैं कि इस प्रकार इलाही जहाँ पर आबाद हुआ वह इलाहाबाद कहलाया। तभी से प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर वहीं प्राचीन नाम कर दिया, प्रयागराज। अब बात करते हैं प्रयागराज की विरासत की। भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक शासन किया। साल 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता तक प्रयागराज प्रमुख केंद्र रहा। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर बेहतरीन इमारतों का निर्माण कराया। अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई इमारतों की बनावट पश्चिमी वास्तुकला से प्रेरित थी। चर्च, शिक्षण संस्थान, महल, प्रशासनिक भवन, इन सब का निर्माण पश्चिमी सभ्यता में हुआ है। प्रयागराज का मेयो मेमोरियल हॉल साल 1879 में आए रॉकेल बयने द्वारा बनवाया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण थॉर्नहिल मैन मेमोरियल है। इसका निर्माण लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक के लिए कराया गया था। अब जानते हैं पर्वत के बारे में। हर साल प्रयागराज में जनवरी फरवरी में माघ का मेला लगता है। इस दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। मेले में प्रयागराज प्रशासन द्वारा सभी उचित व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यहाँ कुंभ का भी आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु अमृत से भरा पात्र ले जा रहे थे। तब असुरों से छीना झपटी से अमृत के 4 बूंद धरती पर गिर गई। यह के रूप में रक्षा करती हैं। बरगद के रूप में शिव प्रयागराज की रक्षा करते हैं। इंद्र हमेशा प्रयागराज की रक्षा करते हैं। इसी कारण इसे इंद्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यही प्रयागराज की महानता है। प्रयागराज की महानता के बारे में जानने से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि प्रयागराज का नाम पहले क्या था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले प्रयागराज का नाम प्रयाग था। प्रयाग का मतलब है 3 नदियों का संगम। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रयाग में गंगा नदी, यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती नदी का संगम होता है। शायद इसी वजह से इसका नाम प्रयाग रखा गया था। अब बात करते हैं प्रयागराज कैसे जाएं। प्रयागराज भारत के मैदानों के गढ़ में स्थित है। प्रयागराज राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा है। NH2 दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है, जो कि प्रयागराज से गुजरता है, जबकि NH27 प्रयागराज से शुरू होकर मध्य प्रदेश के मंगवान तक जाता है। NH76 प्रयागराज उत्तर प्रदेश को पिंडवार राजस्थान से जोड़ता है। NH96 फैजाबाद के NH28 से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदू तीर्थ के 2 प्रमुख केंद्रों प्रयागराज और अयोध्या को जोड़ता है। प्रयागराज के 3 बस अड्डों से अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के माध्यम से प्रयागराज देश के विभिन्न मार्गों से जुड़ा है। रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय होने के नाते प्रयागराज भारतीय रेल का प्रमुख स्टेशन है। प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर आदि से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन में स्थानीय गाड़ी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बसें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उपलब्ध है। वायु सेवा द्वारा इलाहाबाद डोमेस्टिक हवाई अड्डा बमरौली एयरफोर्स बेस के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रयागराज से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज से निकटतम अन्य 2 हवाई अड्डे हैं। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा 150 किलोमीटर और लखनऊ में अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 200 किलोमीटर। यह दोनों हवाई अड्डे भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी जुड़े हुए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर, इंडिगो जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइन भी दैनिक उड़ानों के लिए उपलब्ध है। हवाई अड्डे से स्थानीय गाड़ी और अंतर्राज्यीय बसों का उपयोग इलाहाबाद तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। प्रयागराज में घूमने की जगह कौन कौन सी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला है त्रिवेणी संगम। सिविल लाइन से त्रिवेणी घाट की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। आप त्रिवेणी
घाट तक ऑटो टैक्सी या ई रिक्शा के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। त्रिवेणी संगम एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह स्थान हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। त्रिवेणी संगम का उल्लेख ऋषि वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है। इसे मोक्ष का द्वार माना गया है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित होता है। नवंबर से फरवरी के बीच का समय संगम की यात्रा के लिए सबसे अनुकूल होता है। त्रिवेणी घाट से नाव लेकर आप त्रिवेणी संगम पार्क पहुँच सकते हैं। नाव सेवा का किराया आमतौर पर नाव के प्रकार, सीजन और समय पर निर्भर करता है। अक्षय वट वृक्ष। अक्षय वट वृक्ष एक पवित्र और पौराणिक वट बरगद का वृक्ष है। यह क्षेत्र न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस वृक्ष के नीचे बैठकर सृष्टि की रचना की थी। अक्षय वट वृक्ष का स्थान त्रिवेणी संगम के पास है। संगम स्नान के बाद इस वृक्ष के दर्शन और पूजा को अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि माता सीता ने इस वट वृक्ष के नीचे कुछ समय तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि जब जल प्रलय हुई थी तब भी यह वृक्ष सुरक्षित रहा। लेटे हनुमान मंदिर। त्रिवेणी संगम के पास स्थित लेटे हनुमान मंदिर है, जहां पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा शयन मुद्रा में है। 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी त्रिवेणी संगम की रक्षा करते हैं। स्तंभ। अशोक स्तंभ प्रयागराज में एक ऐतिहासिक स्थान है। इस स्तंभ का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। प्रयागराज के बलुआ पत्थर से बना हुआ यह स्तंभ लगभग 16 फीट ऊंचा है। स्तंभ की चारों तरफ की दीवारों पर सम्राट अशोक द्वारा धार्मिक लेख और आदेश लिखे हुए हैं। आलोप शंकरी देवी मंदिर। आलोप शंकरी देवी मंदिर विशेष रूप से देवी दुर्गा के एक रूप आलोप शंकारी को समर्पित है। देवी आलोप शंकारी का स्वरूप अदृश्य है। यह मंदिर प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। प्रयागराज शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह किला स्थित है। शंकर विमान मंडपम। शंकर विमान मंडपम भगवान शिव से संबंधित एक पवित्र मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर को भगवान शिव के पवित्र विमान, जिसे रथ के रूप में दर्शाया जाता है, के रूप में डिज़ाइन किया गया है। स्वराज भवन और आनंद भवन। स्वराज भवन और आनंद भवन पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके परिवार का घर था। इन भवनों ने भारतीय राजनीति, संस्कृति और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आनंद भवन में एक विशाल नेहरू संग्रहालय स्थित है, जहां नेहरू परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों और उनके योगदान को विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया गया है। जवाहर तारामंडल। प्रयागराज का एक प्रमुख वैज्ञानिक और शैक्षिक स्थल जवाहर तारामंडल है। सभी उम्र के लोगों के लिए यह एक आकर्षक स्थल है, खासकर खगोल शास्त्र और विज्ञान के प्रति रुचि रखने वालों के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से 1979 जवाहर तारामंडल को स्थापित किया गया था। अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। आपको बता दें कि प्रयागराज का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल अल्फ्रेड पार्क भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता और बलिदान की याद में बनाया गया है। यह पार्क प्रयागराज शहर के इलाहाबाद कॉलेज के पास स्थित है। मिंटो पार्क, मदन मोहन मालवीय पार्क। कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित मिंटो पार्क को मदन मोहन मालवीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है, जिनका योगदान भारतीय शिक्षा और समाज सुधार में महत्वपूर्ण था। पार्क के बीचों बीच मदन मोहन मालवीय का एक स्मारक है। पार्क का वातावरण शांतिपूर्ण और प्राकृतिक है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मिंटो पार्क तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। पार्क के भीतर बने खूबसूरत रास्ते, आरामदायक बेंच और मनमोहक दृश्य इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्थल और विश्राम के लिए आदर्श बना के साइबेरियन पक्षी आते हैं। झील के किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। छिवकी झील में आप बर्थ वॉचिंग, फोटोग्राफी, बोटिंग और मछली पकड़ना और पिकनिक और ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यह स्थान प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांच पसंद करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। प्रयागराज जिले में स्थित श्री वेरपुर धाम विशेष रूप से भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। श्रृंगवेरपुर का उल्लेख रामायण में मिलता है।
यह वही स्थान है जहां वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा नदी पार करने के लिए आए थे। यहां गंगा नदी के किनारे स्थित रामचरण पदुका नामक स्थल है, जहां माना जाता है कि भगवान राम के चरणों के निशान मौजूद है। बहुत शांत और सुरमय है। हरे भरे पेड़, बहती हुई गंगा और प्राचीन मंदिरों का संगम इस स्थान को और अधिक दिव्यता प्रदान करता है। प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीवेंगपुर में ठहरने के लिए कुछ धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं। प्रयागराज में पूजा का समय क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए एकत्र होते हैं। इस दौरान पूजा और स्नान के समय का विशेष धार्मिक महत्व होता है। महाकुंभ के पावन अवसर पर पूजा का समय धार्मिक पांचांग और मुहूर्तों के अनुसार तय होता है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 9:05 से 5:59 तक, और गोधूली मुहूर्त, जो शाम 6:16 से 6:42 तक होता है। इन समयों को स्नान और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वर्ष 2025 के महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं ने इन मुहूर्तों में आस्था की डुबकी लगाई। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हुआ। महाकुंभ के दौरान 3 शाही स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी। इन तीनों तिथियों पर अमृत स्नान का विशेष आयोजन होता है। संगम में स्नान से पहले गंगा जल को प्रणाम करना, बुरी आदतों का त्याग करना और 5 पवित्र डुबकी लगाना अनिवार्य धार्मिक परंपरा मानी जाती है। ये डुबकियां आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक होती हैं। प्रयागराज जाकर यहाँ जरूर करें दर्शन। बता दें, महाकुंभ में शाही स्नान दान के बाद बड़े हनुमान और नाग वासुकी का दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि शाही स्नान के बाद इन दोनों में से किसी एक मंदिर के दर्शन करने से महाकुंभ की धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये था प्रयागराज और महाकुंभ से जुड़ी आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का एक अद्भुत चित्र। त्रिवेणी संगम की पवित्र लहरों में डुबकी लगाकर न केवल तन की शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा को भी शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। हर बार की तरह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का भव्य संगम होता है, जहां आस्था के सैलाब में करोड़ों लोग मिलते हैं और धर्म, परंपरा और मानवता की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं। आप भी जब कभी प्रयागराज जाएं तो संगम की इस पवित्र भूमि का अनुभव जरूर करें और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करें जो युगों से भारत की आत्मा में बसी है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नई यात्रा और एक नई अनुभूति के साथ।